हम सभी अक्सर अपनी पसंदीदा खाने की थाली के सामने बैठते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। और खाने की खुशबू ही ऐसी होती है कि भूख बढ़ जाती है। सही कहा। और आजकल तो हम सब इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिम जाते हैं, कैलोरीज गिनते हैं। हाँ, डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली और बाजार से सबसे ताज़ी दिखने वाली सब्जियां चुनकर लाते हैं ताकि हम फिट रहें। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्या हो अगर वही हेल्दी दिखने वाला खाना उन ताज़ी दिखने वाली सब्जियों और दालों के बीच अनजाने में एक स्लो पॉइजन परोस रहा हो? ये सच में एक बहुत ही डरावना ख्याल है ना? क्या हो अगर हम अपनी ही सेहत को अनजाने में बर्बाद कर रहे हों? देखिए, ये कोई डरावनी कहानी या साइंस फिक्शन नहीं है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे हैं, उनका मिशन बहुत क्लियर है। बिल्कुल। खास करके जो युवाओं में बढ़ रहे हैं और कृषि क्षेत्र में आने वाली एक खामोश क्रांति के बीच की कड़ियों को जोड़ने जा रहे हैं। और ये करना बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो आज हम स्मार्ट एफपीओ के मॉडल और प्राकृतिक खेती से जुड़े इस राष्ट्रीय संकट की गहराई में उतरेंगे। मैं और मेरे साथी एक्सपर्ट आज इस बेहद जटिल विषय को बिल्कुल आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करेंगे। और देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही इस विषय की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। हम आज जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ खेतों में इस्तेमाल होने वाले बीजों, पैदावार या किसानों की आमदनी का कोई छोटा मुद्दा नहीं है। तो फिर ये मुद्दा कितना बड़ा है? ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल है, मतलब एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो दिन में कम से कम एक बार खाना खाता है। हाँ, क्योंकि खाना तो हम सभी खाते हैं। सही बात है, क्योंकि जो संकट दशकों से हमारे खेतों की मिट्टी में खामोशी से पनप रहा था ना, वो अब खेतों की मेड़ तोड़ के सीधे हमारे खून, हमारी नसों और हमारे शरीर के मेन ऑर्गन्स तक पहुंच चुका है। ओके। तो आइए इस पूरी कहानी की जड़ से शुरुआत करते हैं। हमारे सोर्सेज एक बहुत ही चौंका देने वाले तथ्य पर रोशनी डालते हैं कि हमारे खेतों की मिट्टी अब प्रैक्टिकली अमृत या डेड हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल रेड। अगर मैं इसके लिए एक उपमा दूं तो मुझे लगता है कि हमारी जमीन की मिट्टी एक बहुत पुराने और समृद्ध बैंक अकाउंट की तरह थी। अच्छा, बैंक अकाउंट। हाँ, एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें प्रकृति ने लाखों सालों में भरपूर जैविक बैलेंस, कार्बन और अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खजाना जमा किया था। और हमने पिछले कुछ दशकों में क्या किया? हमने उसमें से हेवी विड्रॉल्स किए। एग्जैक्टली। हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया और खतरनाक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करके उस अकाउंट से लगातार भारी निकासी की। हमने सारा का सारा जैविक कार्बन निकाल लिया और आज स्थिति यह है कि वो नेचुरल बैंक अकाउंट पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। और हम भारी कर्ज में डूब गए हैं। सही। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि इस दिवालिया मिट्टी का हमारे शरीर से क्या लेना देना है? मतलब, क्या हम सचमुच अपनी थाली में रोज जहर खा रहे हैं? अगर हम आपकी इस बैंक अकाउंट वाली उपमा को थोड़ा और आगे ले जाएं और इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल खा रहे हैं। अरे बाप रे! देखिए, जब मिट्टी से जैविक कार्बन और सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी मृत हो जाती है। वो सिर्फ एक निर्जीव ढांचा रह जाती है। और उस मृत मिट्टी में जो भी फसल उगती है ना, वो नेचुरली नहीं उगती। तो फिर कैसे उगती है? वो बाहर से डाले गए केमिकल्स के सहारे जबरदस्ती खड़ी की जाती है। और समस्या यहीं से शुरू होती है। वो केमिकल्स, चाहे वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हों या कीड़ों को मारने वाले जहरीले पेस्टिसाइड्स, फसल काटने के बाद जादू से गायब नहीं होते। वेट, लेकिन हम तो सब्जियों को पकाने से पहले बहुत अच्छी तरह से धोते हैं ना, गर्म पानी में उबालते भी हैं। क्या उससे ये केमिकल्स खत्म नहीं होते? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब कोई किसान पौधे की जड़ों में या उसके पत्तों पर तेज केमिकल छिड़कता है, तो वो केमिकल सिर्फ सतह पर या सरफेस पर नहीं रहता। तो वो अंदर चला जाता है? हाँ, वो पौधे के सिस्टम में, उसकी सेल्स और यहां तक कि उसके डीएनए में प्रवेश कर जाता है। आप सरफेस की गंदगी तो धो सकते हैं, लेकिन जो जहर उस गोभी या पालक के रेशे रेशे में बस चुका है, उसे आप कैसे धोएंगे? ओह वाओ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सही बात है। वो केमिकल उस फसल के माध्यम से हमारी थाली में आता है, हमारे पाचन तंत्र से गुजरता है और फिर सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ये तो सच में डरावना है। और यही नहीं, हमारी सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देती है कि आज युवा पीढ़ी में अचानक होने वाले हार्ट अटैक्स, कैंसर, डायबिटीज और किडनी की बीमारियों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसका सीधा कनेक्शन इस रोजाना खाए जाने वाले स्लो पॉइजन से है। ये जानकारी वाकई विचलित करने वाली है।
खासकर युवाओं में अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट वाली बात। आमतौर पर जब हम किसी 30 या 35 साल के युवा को हार्ट अटैक आते देखते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि काम का स्ट्रेस होगा। हाँ, या फिर जंक फूड खाता होगा, खराब लाइफस्टाइल होगी। कोई ये नहीं सोचता कि इसके पीछे वो हेल्दी दिखने वाला सैलेड या दाल हो सकती है। बिल्कुल। तो दस्तावेज इसके पीछे के मेडिकल प्रोसेस को कैसे समझाते हैं, ये आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये बहुत ही माइक्रो लेवल की लेकिन खतरनाक प्रोसेस है। मेडिकल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि भोजन में मौजूद ये केमिकल रेजिड्यूज जब हमारे शरीर में जाते हैं तो वो हमारी नसों और आर्टरीज के अंदरूनी हिस्से में लगातार टकराव करते हैं। टकराव जिसे ब्लड वेसल्स के अंदर। हाँ, आप इन्हें खून में तैरते हुए कांच के अदृश्य और बेहद छोटे टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं। ये केमिकल्स ब्लड वेसल्स के अंदरूनी दीवारों पर माइक्रो अब्रेजन्स या सूक्ष्म खरोंचें पैदा करते हैं। आउच, ये सुनने में ही दर्दनाक लग रहा है। अब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन खरोंचों को ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे नसों में भारी सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। अच्छा, तो सूजन शरीर का अपना एक बचाव का तरीका है जो अंततः उसी के खिलाफ काम करने लगता है। एग्जैक्टली। और जब नसों में लगातार सूजन रहती है तो वहां कोलेस्ट्रॉल और प्लैक बहुत तेजी से जमा होने लगता है। समय के साथ ये केमिकल्स हमारी ब्लड वेसल्स को अंदर से धीरे धीरे खोखला और कठोर कर देते हैं। और ये सब एक दिन में नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। ये 10 या 20 सालों तक रोजाना नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर खाने का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। यही कारण है कि आज बहुत ही कम उम्र में लोगों की आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं और वो जानलेवा स्वास्थ्य संकट का शिकार हो रहे हैं। समझ गए। और इसीलिए सोर्स मटेरियल ये क्लियर करती है कि नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये जिंदा रहने की एकमात्र शर्त है। इसमें जीवामृत और बीजामृत जैसे ट्रेडिशनल तरीकों का जिक्र है, जिन्हें इस विनाश को रोकने का एकमात्र रास्ता बताया गया है। जीवामृत और बीजामृत, ये नाम ही अपने आप में जीवन देने वाले लगते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ एक तरह के नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं? नहीं, ये सिर्फ फर्टिलाइजर्स नहीं है। क्योंकि मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग इन्हें मृत मिट्टी को दिया जाने वाला सीपीआर कहते हैं, जैसे किसी का दिल धड़कना बंद कर दे और उसे सीपीआर देकर वापस लाया जाता है। सीपीआर वाली उपमा भावना के स्तर पर तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसके साइंस को समझे ना तो ये उससे कहीं अधिक गहरा है। सीपीआर तो सिर्फ एक झटके से दिल की धड़कन वापस लाता है। तो फिर ये जीवामृत क्या करता है? जीवामृत को आप एक ऐसे मृत कारखाने को फिर से शुरू करने जैसा मान सकते हैं जिसके सभी कर्मचारी किसी जहरीली गैस मतलब केमिकल्स के कारण मर गए हों। ये दोनों कोई खाद या न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अच्छा, ये गाय के गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन से तैयार किए गए एक तरह के कल्चर हैं। इनमें अरबों खरबों की संख्या में जीवित सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं। ओह, मतलब एक लिविंग वर्कफोर्स। एग्जैक्टली। जब आप जीवामृत को खेतों में डालते हैं तो आप दरअसल उस मृत कारखाने में एक पूरी नई और विशाल वर्कफोर्स या कर्मचारियों की फौज भेज रहे होते हैं। ये माइक्रोब्स मिट्टी में जाकर वहां मौजूद लेकिन जकड़े हुए मिनरल्स को तोड़ते हैं और उन्हें पौधे के खाने लायक बनाते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि मिट्टी को वापस जिंदा करना है। हाँ, वो मिट्टी को फिर से जीवित करते हैं ताकि जो भोजन उगे वो पोषण दे, ना कि हमारे खून में जाके सूजन पैदा करे। ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेश करता है। तो एक तरफ हमारी थाली है और दूसरी तरफ मिट्टी का वो मृत कारखाना जिसे हमें फिर से जिंदा करना है। लेकिन अगर ये जहर हमारे शरीर के अंदर इतने भयानक स्तर का विनाश कर रहा है तो निश्चित रूप से इसका असर हमारे बाहरी एनवायरनमेंट पर भी हो रहा होगा, राइट? बिल्कुल हो रहा है। ये हमें अगले पॉइंट की ओर ले जाता है। सोर्स मटेरियल में सिर्फ हेल्थ का ही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज और सरकार के इमरजेंसी निर्देशों का भी डिटेल में जिक्र है। केमिकल्स का एनवायरनमेंट पर क्या सीधा असर होता है? असर बहुत ही विनाशकारी है। देखिए, केमिकल फार्मिंग विशेष रूप से यूरिया जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग 2 मोर्चों पर एनवायरनमेंट को नष्ट करता है। कौन से 2 मोर्चे? पहला है पानी। मृत मिट्टी में पानी सोखने और रोक कर रखने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिससे केमिकल फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग की तुलना में कई गुना ज्यादा सिंचाई या पानी की खपत होती है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इसी वजह से लगातार गिर रहा है। हाँ, वाटर क्राइसिस तो हर जगह है। और दूसरा सबसे खतरनाक पहलू है एमिशंस। केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस छोड़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ये वही गैस है ना जिसे ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। इसका इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितना होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना ज्यादा खतरनाक और गर्मी पैदा करने वाली ग्रीनहाउस गैस है।
300 गुना। हाँ। अब भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट की है, साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना। राइट, 2070 तक नेट जीरो। सरकार को अब ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि अगर हम खेतों में इसी तरह यूरिया और केमिकल डालते रहे तो वो लक्ष्य हासिल करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि नेचुरल फार्मिंग अब सिर्फ एक हेल्थ कैंपेन नहीं रह गई है, ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट का एक अहम हिस्सा बन गई है। यहाँ से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी मोड़ लेती है। मैंने दस्तावेजों में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सरकारी आदेशों का जिक्र देखा। हाँ, हाल ही के आदेश जैसे कि नागपुर स्थित रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग यानी RCONF का 3 जुलाई 2025 का एक निर्देश है, और उसके ठीक बाद मध्य प्रदेश सरकार का 7 जुलाई 2025 का एक ऑफिशियल ऑर्डर है। बिल्कुल सही। इन आदेशों में FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया है कि वो रीजनल काउंसिल बनकर नेचुरल फार्मिंग के सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी लें। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। आइए, बिल्कुल दीजिए। मुझे लगता है कि कोई भी आम इंसान होगा तो वो सोचेगा कि हम दशकों से देखते आ रहे हैं कि सरकारें हमेशा ऐसे लंबे चौड़े सर्कुलर्स और नोटिस जारी करती रहती हैं। फाइलें एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर जाती हैं। क्या ये नागपुर और MP के आदेश सिर्फ कागजी बयानबाजी हैं? ये जमीनी स्तर पर सचमुच कुछ बहुत बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव हो रहा है? देखिए, आपका डाउट बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है ना, वो इन आदेशों की भाषा और उनके पीछे का मैकेनिज्म है। ये आदेश धूल खाने वाले रेगुलर सरकारी सर्कुलर नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये राष्ट्र को जहर मुक्त करने की दिशा में एक क्लियर इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है। इसे मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। सरकार ये समझ गई है कि दिल्ली या स्टेट कैपिटल्स में बैठकर पॉलिसीज थोपने से खेतों में बदलाव नहीं आएगा। सही बात है। उन्हें ग्राउंड लेवल पर बदलाव लाने वाले चाहिए, और इसीलिए उन्होंने FPOs को एक बहुत बड़ी पावर दी है। मुझे रीजनल काउंसिल वाला हिस्सा थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब है? अभी सर्टिफिकेशन की क्या प्रोसेस है जो अब बदल जाएगी? इसे ऐसे समझिए, आज अगर कोई छोटा किसान जिसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, वो नेचुरल फार्मिंग शुरू करता है और चाहता है कि उसके प्रोडक्ट को ऑफिशियली ऑर्गेनिक या नेचुरल का सर्टिफिकेट मिले, तो ये उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे किसी बड़ी थर्ड पार्टी एजेंसी को बुलाना पड़ता है, भारी फीस चुकानी पड़ती है, ढेरों पेपर वर्क करना पड़ता है, और इसमें सालों लग जाते हैं। एक गरीब किसान ये सब कैसे करेगा? मतलब मौजूदा सर्टिफिकेशन सिस्टम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। अब इन नए आदेशों ने क्या किया है? इन्होंने इस पूरी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। सरकार ने FPO, जो कि असल में खुद किसानों का ही एक लोकल ग्रुप होता है, उसे ही रीजनल काउंसिल बना दिया है। ओह, अच्छा। इसका मतलब है कि अब FPO खुद अपने मेंबर किसानों के खेतों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पीयर रिव्यू कर सकते हैं, और उन्हें गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के तहत नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये रेड टेप या लाल फीताशाही को खत्म करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। वाओ, तो सरकार ने सर्टिफिकेशन को डेमोक्रेटाइज और आसान बना दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और चुभने वाला सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। अगर सर्टिफिकेट मिल भी गया तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनिक या नेचुरल का टैग लेकर सुपरमार्केट या बाजार में आती है तो उसकी कीमत नॉर्मल से दुगनी या तिगनी हो जाती है। हाँ, प्राइसेस तो बढ़ जाते हैं। अगर 50 रुपए किलो टमाटर 150 रुपए किलो बिकने लगे तो क्या केमिकल फ्री खाना इतना महंगा नहीं हो जाएगा कि देश की आम जनता, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रही है, इसे खरीद ही ना सके? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर सेहतमंद खाना सिर्फ अमीरों की जागीर बन गया तो ये नेशनल हेल्थ क्राइसिस तो कभी हल ही नहीं होगा ना। और मुझे लगता है कि यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा स्मार्ट FPO मॉडल सामने आता है। आपने बिल्कुल सही दुखतीरक पर हाथ रखा है। अफोर्डेबिलिटी ही वो मेन रुकावट है जिसने अब तक नेचुरल फार्मिंग को एक नीश मार्केट या सिर्फ अमीरों का बाजार बनाकर रखा है। सही बात है। और भोपाल स्थित बेस्ट केयर नाम के कंसोर्शियम द्वारा डेवलप किया गया ये स्मार्ट FPO मॉडल इसी बैरियर को पूरी तरह से तोड़ता है। हाँ, सोर्स मटेरियल बताती है कि इस मॉडल का मेन टारगेट ही नेचुरल प्रोडक्ट्स को बाजार के नॉर्मल केमिकल प्रोडक्ट्स वाली कीमतों के बराबर या उससे भी कम पर आम जनता को उपलब्ध कराना है। इसे वो अफोर्डेबिलिटी और इक्विटी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सुनने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है।
मतलब हम हमेशा से सुनते आए हैं कि नेचुरल फार्मिंग में मेहनत ज़्यादा है, स्टार्टिंग में यील्ड कम होती है, इसलिए वो महंगी होती है। स्मार्ट एफपीओ ऐसा क्या जादू कर रहे हैं कि वो इसे सस्ता बना सकते हैं? इसमें कोई जादू नहीं है। तो फिर उनका इकोनॉमिक्स समझाइए मुझे, वो कॉस्ट कैसे कम कर रहे हैं? ये प्योरली जीरो वेस्ट फिलॉसफी का एक शानदार इकोनॉमिक्स है। आइए इसके मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। आमतौर पर जब कोई किसान अपनी फसल काटता है तो बहुत सारा कृषि कचरा या क्रॉप स्टबल खेतों में बच जाता है। हाँ, जिसे हम पराली बोलते हैं और लोग जला देते हैं अक्सर। बिल्कुल, जिससे प्रदूषण होता है या फिर उसे फेंक देते हैं। स्मार्ट एफपीओ मॉडल में इस कृषि कचरे को कचरा माना ही नहीं जाता। इसे एक बेहद वैल्यूएबल रिसोर्स या कच्चे माल की तरह देखा जाता है। अच्छा, तो वो इस कचरे का करते क्या है? एफपीओज अपने मेंबर किसानों से ये सारा कचरा इकट्ठा करते हैं। फिर वो इसे सिर्फ नॉर्मल खाद में नहीं बदलते, बल्कि बायोडाइजेस्टर्स जैसी एडवांस टेक का यूज करके इसको प्रोसेस करते हैं। ओके। इससे वो हाई क्वालिटी वाली ऑर्गेनिक कंपोस्ट, लिक्विड बायोफर्टिलाइजर और यहां तक कि बायोगैस यानी एनर्जी बनाते हैं। अब एफपीओज इन बाय प्रोडक्ट्स को बाजार में या वापस किसानों को बेचकर एक पूरी तरह से नई और पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। अरे वाह, मुझे अब बात समझ आ रही है। तो क्योंकि एफपीओज उस कचरे से जिसे पहले जला दिया जाता था, उससे एक अच्छा खासा मुनाफा, मान लीजिए 30 या 40% कमा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना सारा प्रॉफिट सिर्फ उस मेन फसल जैसे गेहूं या सब्जियों से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सटीक विश्लेषण। क्योंकि उनकी टोटल प्रोडक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट उस कचरे से होने वाली आमदनी से ऑफसेट हो जाती है, इसलिए वो अपने नेचुरल तरीके से उगाए गए केमिकल फ्री खाने की कीमत कम रख सकते हैं। वाओ, ये तो ब्रिलियंट है। हाँ, वो उस ऑर्गेनिक प्रीमियम को खत्म कर देते हैं। वो हेल्दी फूड को बाजार में नॉर्मल कीमत पर उतार सकते हैं। ये मॉडल इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ देता है कि क्लीन फूड एक प्रिविलेज है। ये एस्टैब्लिश करता है कि बिना जहर का खाना खाना एक फंडामेंटल राइट है जो हर किसी के बजट में होना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। कचरे से कमाई हो रही है, एनवायरमेंट पोल्यूशन जैसे पराली जलने से बच रहा है और आम इंसान को सस्ता और जहर मुक्त खाना मिल रहा है। और इसके अलावा दस्तावेज में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और क्यूआर कोड का भी जिक्र है। ये मुझे बिल्कुल किसी ऑनलाइन कोरियर ट्रैकिंग सिस्टम जैसा लगा। हाँ, और ये कंज्यूमर्स में ट्रस्ट जगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज बाजार में बहुत सी चीजें ऑर्गेनिक के नाम पर बेची जाती हैं, लेकिन कंज्यूमर को कैसे पता चले कि वो असली है? सही बात है, ठगी भी तो बहुत होती है। स्मार्ट एफपीओ मॉडल में आप उस टमाटर या दाल के पैकेट पर लगा क्यूआर कोड अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं। वो कोड आपको पूरी कहानी बता देगा। ये किस एफपीओ ने उगाया, किस किसान के खेत से आया, मिट्टी की टेस्टिंग कब हुई थी और सर्टिफिकेशन का पूरा डिटेल क्या है। जब ऐसी ट्रांसपेरेंसी आती है ना, तो बाजार में डिमांड अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। ये सब सुनने में प्रैक्टिकली परफेक्ट लगता है, एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन मुझे यहाँ फिर से एक थोड़ा कड़वा सवाल पूछना है। हाँ, बिल्कुल पूछे। अगर ये मॉडल इतना ही प्रॉफिटेबल है, इतना ही ट्रांसपेरेंट है और सरकार भी इसके पीछे पूरी ताकत लगा रही है, तो देश का हर एक एफपीओ इसे आज इसी वक्त से क्यों नहीं अपना रहा है? मुझे यकीन है कि जमीनी हकीकत इतनी सीधी नहीं होगी। पेच कहाँ फंसा है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं, और ये हमें इस पूरी व्यवस्था के सबसे कॉम्प्लिकेटेड, चैलेंजिंग और शायद सबसे कड़वे सच की ओर ले जाता है। दस्तावेज बहुत ही क्लियरली एफपीओज के सामने मौजूद एक गहरी मॉरल और बिजनेस डिलेमा की ओर इशारा करता है। ये डिलेमा क्या है? कड़वा सच ये है कि हिस्टोरिकली जब हमारे देश में एफपीओज बनने शुरू हुए थे, तो उनमें से मोस्टली को इनपुट ट्रेडिंग के लिए तैयार किया गया था। इनपुट ट्रेडिंग मतलब? इसका मतलब है कि कई एफपीओज आज केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली बड़ी कंपनियों से बल्क में ये सारा जहरीला सामान भारी डिस्काउंट पर खरीदते हैं और फिर एक अच्छे मार्जिन के साथ अपने ही मेंबर किसानों को बेचते हैं। आज की तारीख में कई एफपीओज के लिए ये इनपुट ट्रेडिंग ही उनकी कमाई का सबसे बड़ा और सबसे आसान जरिया है। वेट, मुझे समझने दीजिए। तो हम बेसिकली ऐसे ग्रुप से कह रहे हैं जिसका केमिकल और यूरिया बेचने का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है कि भाई साहब, आप उस चीज को बेचना बंद कर दें जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और उसकी जगह नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करें। हाँ, टेक्निकली हम यही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम किसी पेट्रोल पंप के मालिक से कहें कि भाई तुम पेट्रोल बेचना बंद कर दो और एनवायरनमेंट बचाने के लिए लोगों को साइकिल बेचना शुरू करो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है
कि कोई भी बिजनेस अपने ही मौजूदा प्रॉफिट के खिलाफ जाकर काम करेगा? आपने जो पेट्रोल पंप वाली उपमा दी ना, वो इस पैराडॉक्स ऑफ इनपुट ट्रेडिंग को पूरी तरह से परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है और यही कारण है कि कई एफपीओज नेचुरल फार्मिंग को अपनाने से कतरा रहे हैं या उसमें देरी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन अगर वो नहीं बदलते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? देखिए, आज केमिकल्स को बेचने में एफपीओज को बहुत पैसा दिख रहा है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि वो जिस दाल पर बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। अगर वो इसी तरह लगातार केमिकल्स बेचते रहे और किसान उसे जमीन में डालते रहें, तो आने वाले 10 या 15 सालों में वो मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। बंजर? हाँ, जब मिट्टी इतनी डेड हो जाएगी कि उसमें एक घास का तिनका भी नहीं उगेगा, तो खेती ही खत्म हो जाएगी। और जब खेती ही नहीं बचेगी, तो एफपीओ अपना वो यूरिया किससे बेचेंगे? उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, उनका पूरा अस्तित्व ही जीरो हो जाएगा। ओह, ये तो एकदम सुसाइडल बिजनेस स्ट्रेटेजी हुई। बिल्कुल। इसलिए स्मार्ट एफपीओ मॉडल सिर्फ खेती का तरीका नहीं बदलता, वो एफपीओ के काम करने के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को बदलता है। दस्तावेज बहुत ही कड़े शब्दों में वार्निंग देता है कि एफपीओज को सेलर्स ऑफ केमिकल्स के नैरो और डिस्ट्रक्टिव दायरे से बाहर निकलना ही होगा। उन्हें चेंज होना पड़ेगा। हाँ, उन्हें खुद को गार्डियंस ऑफ हेल्थ एंड सॉइल के रूप में फिर से एस्टैब्लिश करना होगा। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आज के एफपीओज इस बदलाव से कतराते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन्स हमें एक बीमार, बंजर और कुपोषित भारत विरासत में देने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगी। सही बात है। उन्हें यह समझना होगा कि जो जीरो वेस्ट मॉडल हमने अभी डिकोड किया, उसे अपनाकर वो नेचुरल तरीके से भी उतना ही या शायद उससे अधिक सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस उसके लिए उन्हें अपनी सोच का दायरा और काम करने का तरीका बदलना होगा। ये सचमुच एक टर्निंग पॉइंट है और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें, तो हमने देखा कि कैसे सब कुछ एक अदृश्य डोर से बंधा हुआ है। खेतों में अंधाधुंध केमिकल्स के कारण नेचुरल बैंक अकाउंट या मिट्टी की मौत, और फिर उसी जहर का हमारे खून तक पहुंचना। बिल्कुल उसी जहर का माइक्रो एब्रेजन्स के जरिए हमारे थाली से होते हुए हमारे खून में जाना और युवाओं की नसों में सूजन पैदा करके अचानक हार्ट अटैक्स का कारण बनना, ये सब एक ही चेन का हिस्सा है। और इसके साथ ही हमने सॉल्यूशंस भी देखे। हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंज, जो नेट जीरो 2070 का गोल है, और हमारा सरकारी तंत्र जैसे नागपुर और एमपी के डिसेंट्रलाइजेशन आदेश अब पूरी तरह से जाग रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरी जटिल समस्या के एक प्रैक्टिकल और आर्थिक समाधान के रूप में बेस्ट केयर द्वारा डेवलप किया गया स्मार्ट एफपीओ मॉडल सामने आया है। एक ऐसा मॉडल जो जीरो वेस्ट इकोनॉमिक्स और क्यूआर कोड की ट्रांसपेरेंसी के जरिए इस देश की आम जनता को जहर मुक्त भोजन सस्ते में देने का संकल्प ले रहा है। सही कहा आपने। बिल्कुल। और जो लोग इस संकल्प का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो एफपीओज इस बिजनेस और मॉडल चेंज के लिए तैयार हैं, या जो इस मॉडल को गहराई से समझना चाहते हैं, सोर्स दस्तावेज में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी दिया गया है। आप बेस्ट केयर के कंसोर्शियम से उनके ईमेल akas.fpo@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। akass.fpo@gmail.com। ये वाकई एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हाँ, ये उन सभी एफपीओज, किसानों और यहाँ तक कि अवेयर कंज्यूमर्स के लिए एक मौका है जो सही दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाना चाहते हैं। अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बात पर सीरियसली सोचें। बिल्कुल। जब हम अगली बार अपने घर पर अपनी थाली में खाना परोसें, तो बस एक पल के लिए रुकें, उस ताज़े दिखने वाले खाने को देखें और खुद से पूछें, क्या ये भोजन वाकई मेरे शरीर को पोषण दे रहा है, या मैं अनजाने में अपने ही हाथों से खुद को और अपने परिवार को एक स्लो पॉइजन दे रही हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अब और आंखें नहीं चुरा सकते। बहुत ही सटीक और गहरा विचार है ये। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं इसमें एक बिल्कुल नया और सोचने पर मजबूर कर देने वाला एंगल जोड़ना चाहूंगा। ओ, जरूर। आज हमने भोजन को ट्रैक करने वाली डिजिटल क्यूआर कोड और उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात की। अब जरा एक पल के लिए फ्यूचर की कल्पना कीजिए।
सोचिए, अगर ये ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इतनी ट्रांसपेरेंट और आम हो जाए तो क्या आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इस बात से डिसाइड होने लगे कि हम किस खेती पद्धति से उगाया गया खाना खरीदते हैं? वेट, क्या? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप क्यूआर कोड के जरिए ये साबित कर दें कि आप 100% केमिकल फ्री सर्टिफाइड भोजन खाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां आपको काफी कम प्रीमियम का ऑप्शन दें? क्योंकि आखिर में अगर आप स्लो पॉइजन नहीं खा रहे हैं तो आपके गंभीर रूप से बीमार पड़ने का रिस्क भी तो काफी कम है ना? अरे बाप रे, ये वाकई दिमाग हिला देने वाला आइडिया है। आपके रोजमर्रा के खाने की शुद्धता सीधे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल और इंश्योरेंस रिस्क से जुड़ जाए। ये एक ऐसा ख्याल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि फ्यूचर में नेचुरल फार्मिंग और स्मार्ट एफपीओ का दायरा कितना विशाल और लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये सिर्फ खेती नहीं, जिंदगी का पूरा इकोनॉमिक्स है। इस शानदार ख्याल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस बेहद जरूरी विषय को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, सवाल पूछते रहें और सबसे जरूरी, सोच समझकर खाएं। अधिक जानकारी और समन्वय के लिए बेस्ट केयर के वरिष्ठ पदाधिकारियों से व्हाट्सएप पर संपर्क करें।